सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जन्म समाज के सबसे निचले पायदान पर हुआ हो, जिसे हर कदम पर दमन और अपमान का सामना करना पड़ा हो, और फिर वही इंसान उठकर एक पूरे राष्ट्र की किस्मत लिखते। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो चलिए उनकी इस असाधारण जीवन यात्रा को करीब से समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां उन्हें अछूत माना जाता था। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दीवार थी, एक ऐसी सामाजिक दीवार जिसका उन्हें जन्म से ही सामना करना पड़ा। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हैरान कर देता है। वो इंसान जिसे छूना तक गुनाह समझा जाता था, आगे चलकर उसी देश का संविधान लिखेगा। जरा सोचिए उनकी जिंदगी का सफर कितना अविश्वसनीय रहा होगा। और यही बात हमें शुरू से ही इस कहानी से जोड़ देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उनके बचपन में उन्हें हर दिन जिन अपमानों का सामना करना पड़ा, वे सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि वो चिंगारी थीं जिनसे उनके अंदर एक मकसद की आग जली, एक मजबूत इरादा बना। पढ़ाई, जो हर बच्चे का पहला हक होता है, वही उनके लिए सबसे बड़ी दीवार थी। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। उनकी जगह थी दरवाजे के पास, उस कोने में जहां दूसरे बच्चे अपने जूते चप्पल उतारते थे। ये दिखाता है कि भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी थीं, जो इतनी छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती थीं। और भेदभाव का एक और किस्सा तो दिल दहला देने वाला है। एक दिन टीचर ने उन्हें गणित का एक सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुलाया। तो जानते हैं क्या हुआ? पूरी क्लास में हंगामा मच गया। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि भीमराव की परछाई से उनके खाने के डिब्बे अपवित्र हो जाएंगे। और शायद सबसे दुख की बात ये थी कि टीचर ने भी बच्चों का ही साथ दिया। उन्होंने उस नन्हे से बच्चे को उस भीड़ के सामने अकेले छोड़ दिया। ये हमें बताता है कि उस वक्त ये व्यवस्था कितनी मजबूत और पक्षपाती थी। ये भेदभाव सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था। एक दिन एक बच्चे की बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश उनके लिए एक और बड़े अपमान की वजह बन गई। उन्होंने दूसरे बच्चों को रिक्शे में बैठकर जाते देखा तो उनके मन में भी आया और उन्होंने एक रिक्शा रुकवा लिया। लेकिन जैसे ही रिक्शा वाले को उनकी जाति के बारे में पता चला, उसने गुस्से में उन्हें रिक्शे से नीचे फेंक दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस छोटे से बच्चे को सजा के तौर पर खुद रिक्शा खींचने पर मजबूर किया। ये घटना उस दौर की कड़वी, हिंसक और अपमानजनक सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन ये सारे अनुभव उन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने इन अनुभवों को ही अपनी ताकत बना लिया। यहीं से उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू होता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर इस दमन की व्यवस्था से लड़ना है तो ज्ञान को, नॉलेज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। शिक्षा उनके लिए सिर्फ सीखना नहीं था, बल्कि आजादी पाने की एक सोची समझी रणनीति थी। और जरा उनके इस ज्ञान के सफर का पैमाना देखिए। ये कोई मामूली सफर नहीं था। बॉम्बे से लेकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से सबसे ऊंची डिग्रियां हासिल की। उन्होंने सच में ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। पर जब वो इतनी डिग्रियां लेकर भारत लौटे तो यहाँ एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ थी उनकी वर्ल्ड क्लास डिग्रियां, डॉक्टर ऑफ साइंस, टॉप इकोनॉमिस्ट का तमगा, और दूसरी तरफ थी भारत की जमीनी सच्चाई। अपने ही दफ्तर में चपरासी उन पर फाइलें दूर से फेंकते थे ताकि छू न जाएं। उन्हें ऑफिस के मटके से पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। तो अब अपनी शिक्षा और ज्ञान से लैस होकर उन्होंने लड़ाई के अगले मैदान में कदम रखा, और वो मैदान था राजनीति का। अब वक्त था अपनी जबरदस्त समझ और बुद्धि का इस्तेमाल अपने लोगों, अपने समुदाय के हक की लड़ाई के लिए करने का। उन्होंने सीधे उन सामाजिक नियमों को चुनौती दी जो सदियों से अछूत प्रथा को बनाए हुए थे। चाहे वो दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का हक दिलाने का आंदोलन हो, या फिर मंदिरों में सभी के प्रवेश की मांग, उनके शुरुआती काम सीधे सीधे सम्मान और बराबरी की लड़ाई थे। और यहीं पर इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी वैचारिक टक्कर देखने को मिलती है, भारत के दो महान नेताओं के बीच, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दलित सिर्फ अपने प्रतिनिधि खुद चुने ताकि उनकी आवाज सही मायने में सुनी जाए। वहीं दूसरी तरफ
महात्मा गांधी को ये डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। ये बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। अब पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर था। आखिरकार गांधी जी की जान बचाने के लिए उन्हें एक समझौते के लिए राजी होना पड़ा, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने अपनी अलग निर्वाचक मंडल की मांग तो छोड़ दी, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 148 यानी लगभग दोगुनी करवा ली। अब हम पहुंचते हैं उनके करियर के उस शिखर पर जहां उनकी जिंदगी भर की लड़ाई को एक मंजिल मिलने वाली थी। जी हां, भारतीय संविधान का निर्माण, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। और ये संविधान ये महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये तो उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का निचोड़ था। ये वो हथियार था जिससे उस भेदभाव वाली व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म किया जाना था। इसी दस्तावेज ने अस्पृश्यता को गैर कानूनी बनाया और आज़ाद भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार दिया। और जरा इस बात को सोचकर देखिए, ये कहानी को किस अद्भुत मोड़ पर वापस लाती है। वो लड़का जिसे कभी क्लासरूम के दरवाजे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था, आज़ाद भारत में उसी इंसान ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर पूरे देश के लिए नियम कानून की किताब लिखी। ये उनकी जीत का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आखिरी रास्ता कौन सा चुना और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते हुए एक बहुत बड़ा और निजी फैसला लिया। उन्होंने समानता पर आधारित बौद्ध धर्म को अपना लिया और उनके साथ साथ उनके लाखों अनुयायियों ने भी यही रास्ता चुना। उनके जाने के कई दशकों बाद साल 1990 में देश ने आखिरकार उनके इस असाधारण योगदान को पहचाना और उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का अपने सम्मान के लिए किया गया संघर्ष सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं रहता, बल्कि एक पूरे देश की परिभाषा और उसकी तकदीर को बदल सकता है।